मैंने फोन का रिसीवर उठाया और पैराडाइज बार का नंबर डायल किया। रिसीवर खुद एडगर ने उठाया था। मैंने उसकी भर्राई हुई आवाज पहचान ली। एडगर ने मेरी आवाज पहचानने के बाद कहा, मैं आपसे राब्ता कायम करने के लिए बेचैन था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपसे कहाँ राब्ता कायम किया जा सकता है। इस वक्त यहाँ पुलिस वालों का हुजूम है, इन्होंने मेरा नातिका बंद कर रखा है। मैंने कहा, मुझे याद है एडगर, मुझे कुछ ताखीर हो गई, लेकिन बेफिक्र हो, चंद मिनट के अंदर अंदर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। लेकिन मुझे हैरत है कि उन्होंने तुमको फोन अटेंड करने की इजाजत क्यों दे दी। एडगर बोला, इतनी रियायतें तो मुझे मिल ही सकती हैं जनाब, थोड़ा बहुत असर रसूख तो मेरा भी है, लेकिन ये मामला चूंकि ऊंची सतह का है इसलिए मेरे हमदर्द भी बेबस हैं। मैंने माउथ पीस पर हाथ रखा और एडगर की गुलू खलासी कराने के लिए तहजीब को चंद हिदायत दी। तहजीब ने फौरन ही ट्रांसमीटर संभाल लिया। मैंने एडगर से कहा, अब तुम्हारे हमदर्द तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसके अलावा और कोई खास बात तो नहीं है। वो बोला, है तो सही, लेकिन उसके लिए तखलिया जरूरी है और मैं घिरा हुआ हूँ। मैंने कहा, फोन नंबर नोट करो। मैंने एक नंबर नोट कराया, फिर कहा, और जैसे ही तन्हाई मयसर आए मुझसे बात करो। फोन बंद करने के बाद मैंने जनरल की तरफ देखा। मैंने कहा, अपनी बात साबित करने के लिए मुझे थोड़ी देर और लगेगी। तहजीब ने मुझसे कहा, मैंने मुतल्लिका लोगों से बात कर ली है, एडगर की जान छूट जाएगी। मैंने कहा, वो कह रहा था कि कोई अहम बात है जो वो दूसरों के सामने नहीं बता सकता, अब वो लोग उसके पास से हटें तो वो मुझे फोन करे। जनरल ने कहा, तुम कह रहे थे कि रेंडल ने तुम्हारे खिलाफ कोई नेटवर्क कायम कर दिया है। मैंने जनरल की बात काट दी। कहा, अगर नहीं किया तो मैं उसे नाअहल कहूंगा। वाकयात भी इस समत इशारा करते हैं और हालात का तकाजा भी यही था कि मेरी तवज्जो असल मामले से हटाने के लिए मुझे मुस्तकिल तौर पर उलझा लिया जाए। कैथी ब्राउन ने कहा, मुझे तो बस इस बात से दिलचस्पी है कि रेंडल ठिकाने लगे तो अली अपना वादा पूरा करे। बर्ड बोला, कौन सा वादा? उसके कान खड़े हो गए। तहजीब ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं। कैथी ब्राउन हंसने लगी। बर्ड ने एक एक को देखते हुए कहा, तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन याद रखो, बर्ड से कुछ छुपाना मुमकिन नहीं है। मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, जब ये मुमकिन ही नहीं है तो तुम्हें परेशानी किस बात की है? कैथी ब्राउन ने कहा, तुम लोग बर्ड को तंग मत क्या करो। दरअसल अली ने रेंडल का कजिया निमटते ही घर बसाने का वादा किया है। बर्ड उछल कर खड़ा हो गया। क्या? इतनी बड़ी बात से मुझे बेखबर रखा गया? मैंने जल्दी से कहा, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। बर्ड ने कहा, तुमने जरूर वादा किया होगा चीफ, काफी अरसे से तुम किसी बहाने की तलाश में थे। मैडम भी ताक में थीं कि कोई बहाना मिले और तुम दोनों ठकाक। मैंने बर्ड को खुशमगी नजरों से घूरा। कहा, ये ठकाक क्या होता है? बर्ड हकलाया, मेरा मतलब शादी। तहजीब ने नागवारी से कहा, ये बदतमीज आदमी है, इसे गुफ्तगू तक करने की तमीज नहीं है। बर्ड ने कहा, माफी चाहता हूँ मैडम, लेकिन शादी करना बदतमीजी तो नहीं कहलाएगी। तहजीब बोली, बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल तो बदतमीजी है। बर्ड ने कहा, ठकाक कोई बेहुदा लफ्ज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसे बेमानी कहा जा सकता है। जज्बात की शिद्दत और वारफ्तगी में उमूमन ऐसे बेमानी अल्फाज बोल दिए जाते हैं। तहजीब ने उसे घूरा, बोली, हमारी शादी से तुम्हारे जज्बात का क्या ताल्लुक? बर्ड ने बड़ी ढिठाई से कहा, मैं तुम दोनों को दिलो जान से बढ़कर चाहता हूँ। ये खुशखबरी सुनकर खुशी में दीवाना हो गया था। तहजीब ने कहा, अब अपनी हद में वापस आ जाओ। कैथी ब्राउन मजाक कर रही थी। बर्ड ने कहा, यानी वो शादी वाली बात, वो सेहरे के फूल खिलने के दिलकश मनासिर? कैथी ब्राउन ने बर्ड की बात उड़ाकर कहा, जरूर पेश किए जाएंगे। अगर कोई इसे मजाक समझ रहा है तो वो खुद भुगतेगा। इस नोकझोंक के दौरान जनरल टेरिस खामोश था और किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक था। दफतन चौंक कर बोला, रेंडल को कब तक ढील दी जाती रहेगी? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, उसे ढील एक लम्हे के लिए भी नहीं दी जाएगी। तहजीब ने जब उसे गोइटे हिल में गैर कानूनी तौर पर दाखिले के इल्जाम में गिरफ्तार करने की कोशिश की थी तो उसने पासपोर्ट और वीजा दिखाकर तहजीब को लाजवाब कर दिया था। उसके थोड़ी देर के बाद मैंने उसे कहा था कि वो जाली वीजा और इमिग्रेशन की मोहरें तो लगवा सकता है, मगर एयरलाइन के मुसाफिरों की फहरिस्त तब्दील नहीं करवा सकता। जनरल टेरिस ने चौंक कर कहा, तुमने उससे ये बात कही थी? मैंने कहा, हाँ, मैंने उसे कहा था और साथ ही उसे तसल्ली भी दी थी। जनरल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तुमने बहुत बुरा किया, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। मैंने कैथी ब्राउन की तरफ देखा, फिर कहा, इस मौके पर तुम्हें मेरी तरफ से बोलना चाहिए। कैथी ने हैरत से कहा, मुझे? इस मामले में मैं तुम्हारी क्या तरफदारी कर सकती हूँ? मैंने कहा, ऐसा मालूम होता है कि ये लोग कुछ भी मख्फी नहीं रहने देंगे। मैंने सोचा था कुछ काम राजदारी से कर लिया जाए, लेकिन लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि अब इन्हें भी शरीक करना पड़ेगा। कैथी बोली, खुद ही जबान बंदी के अहकाम जारी करते हो और फिर खुद ही गिले शिकवे भी करते हो। मैंने कहा, अब तो जबान बंदी का हुक्म वापस हो गया, अब तो तुम मेरी तरफदारी कर सकती हो। जनरल ने मुतजस्सिस लहजे में कहा, ये क्या चक्कर है? ऐसी कौन सी बात है जो दूसरों से छुपाई जा रही है? मैंने कहा, रेंडल पर हाथ डालने के लिए ठोस मवाद की जरूरत थी और ठोस मवाद हासिल करने में भी वक्त लगता।
दूसरी तरफ रेंडल को रोकने की इसके सिवा कोई और सूरत भी नहीं थी कि मेलिनोव को रोका जाए। लिहाजा मैंने मेलिनोव के एजाज में एक हंगामी डिनर का एहतमाम किया ताकि गोएटे हिल से उसकी रवानगी में ताखीर हो सके, और उसके बाद मैंने खामोश होकर सवालिया नजरों से कैथी की तरफ देखा। कैथी मेरी नजरों का मफहूम समझ गई, बोली। उसके बाद अली ने पेरिस एक फोन किया। दरअसल अली को शुबा है कि रेंडल का पासपोर्ट जाली है। जनरल ने चौंक कर कहा, तो तुम इस चक्कर में हो कि रेंडल को जो सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो उससे महरूम हो जाए। मैंने कहा, उसके बगैर बात नहीं बन सकती जनरल। मैं चाहता हूं कि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो हिलजुल भी न सके। मैं उसे मुकम्मल शिकस्त से दो चार करना चाहता हूं, जबकि तुम लोग जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हो। तहजीब ने कहा, जब तुम अपने साथियों तक को बेखबर रखोगे तो यही होगा। बर्ड ने कहा, कमाल ये है कि जिस बात से सब बेखबर थे वो कैथी ब्राउन के इल्म में किस तरह आ गई। कैथी ने हंसकर कहा, अली ने मेरे सामने ही फोन किया था। बाद में अली ने मुझसे जबान बंद रखने की दरखास्त की। अब मैं अली की दरखास्त रद्द करने से तो रही। जनरल ने सर हिलाया, बोला, इसमें तो शुबा नहीं है, अली की दरखास्त रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर उसका पासपोर्ट जाली न साबित हुआ तो। मैंने कहा, तवक्को तो यही है कि पासपोर्ट असली नहीं होगा। अगर हुआ तो गोएटे हिल का वीजा जाली होगा। मैंने मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट के लिए कहा है। जनरल टेरिस ने कहा, गोया सारा दारोमदार उस रिपोर्ट पर है जो फ्रांस से मौसूल होगी। अगर रिपोर्ट मौसूल होने में ताखीर हो गई तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, ताखीर नहीं होगी, रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सुबह तक मौसूल हो जाएगी। जनरल ने कहा, यह भी जहन में रखो कि रिपोर्ट रेंडल के हक में भी हो सकती है। मैंने कहा, यह मत भूलो कि वो एक फ्रॉड आदमी है। उसका ताल्लुक कैसी ही मुनज़्ज़म तंजीम से क्यों ना हो, लेकिन एक फ्रॉड शख्स के लिए यह मुमकिन नहीं होता कि वो असल कागजात के चक्कर में पड़े। उसकी सहूलत तो जाली कागजात में ही मुज़मिर होती है। जब और जिस किस्म के कागजात दरकार हुए बनवा लिए, असल कागजात के साथ ये सहूलत कहाँ। जनरल टेरिस के अंदाज से मैंने महसूस किया जैसे वो कायल नहीं हुआ, तहम मुरव्वतन वो खामोश हो गया था। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर इस सुकूत को फोन की घंटी ने तोड़ा। फोन एडगर का था। एडगर कह रहा था, उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है जनाब। अगर आप मेरी मदद न करते तो इन लोगों से गुलू खलासी मुमकिन न होती। मैंने कहा, रस्मी बातें छोड़ो, तुम बेकसूर थे इसलिए मैंने तुम्हारी सिफारिश की। अब जल्दी से ये बता दो कि तुम मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे। एडगर ने कहा, मेरे पास किसी नामालूम शख्स का फोन आया था। उसने मुझ पर इल्जाम आयद किया कि मैंने जिस पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए मुआवजा लिया उसी से मिल गया। मैंने दिलचस्पी से कहा, अच्छा, फिर तुमने इस इल्जाम का क्या जवाब दिया? एडगर बोला, मैंने कहा कि मुझे पहले सही पोजीशन नहीं बताई गई थी। ये तो बहुत ऊंची सतह का मामला है और फिर मैं नजरों में भी आ गया हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। इस पर उस शख्स ने मुझे धमकी दी और कहा कि मामला खा किसी सतह का भी हो, चूंकि मैं मुआवजा वसूल कर चुका हूँ लिहाजा अब इस मामले से हाथ नहीं खींच सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। मैंने कहा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उस शख्स की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि हमारी नकलो हरकत पूरी तरह उसके इल्म में है। एडगर बोला, जी हाँ, और उसने अगली फरमाइश जो की है वो बड़ी खतरनाक है। उसने मुझे बताया कि अली यार खान अब स्क्वाड कारों के साथ नकलो हरकत कर रहा है। मुझे उन स्क्वाड कारों पर हमला करना है। मैंने कहा, ये तो वाकई तशवीशनाक बात है। इस तरह तो तुम खुद भी खतरे से दो चार हो सकते हो। एडगर बोला, मैंने उससे यही कहा, जिसके जवाब में उसने कहा कि ये काम तो हर कीमत पर होना है। उसने ये भी जताया कि मुझे पहले ही कई गुना ज्यादा मुआवजा अदा किया जा चुका है। मैंने एडगर से पूछा, तुमने उसे कोई हतमी जवाब दिया या नहीं? वो बोला, मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुआवजे की रकम वापस की जा सकती है, मगर उसने मुझे सोचने की मोहलत दी है। वो मुझे दोबारा फोन करेगा। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ। अब उसका फोन आए तो तुम हामी भर लेना, मगर उससे भी कह देना कि तुम्हें चूंकि मेरे बारे में इल्म नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, लिहाजा मेरी निशानदही कर दी जाए। एडगर ने हैरत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं इतना मखदूश कदम नहीं उठा सकता। मैंने कदरे सख्ती से कहा, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना है, इससे आगे मेरा काम है। मैंने फोन करके जनरल टेरिस की तरफ देखा। कहा, मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। रेंडल का तरतीब दिया हुआ नेटवर्क काम कर रहा है। स्क्वाड कारों पर हमलों की बातें हो रही हैं। जनरल ने तशवीश से कहा, यानी हमें यह मालूम करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि रेंडल ने किन लोगों को तुम्हारे पीछे लगाया है। मैंने कहा, अगर हमने इस किस्म का कोई कदम उठाया तो उसमें फंस कर रह जाएंगे और रेंडल का मकसद पूरा हो जाएगा। वो इस चक्कर में है कि मेरी तवज्जो उसकी तरफ से हट जाए। जनरल बोला, फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, मुझे मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। वो मेरी तलाश में हाथ पैर मारते रह जाएंगे। तुम बस इतना करो कि बंस डिले को टेरिस महल तलब कर लो। जनरल ने होंठ सकोड़े बोला, ओ, गोया अब तुम बंस डिले के मेकअप में काम करोगे। मैंने कहा, क्या किया जाए, मजबूरी है। कैथी ब्राउन ने मुझे टोका। बोली, लेकिन अपना वादा मत भूल जाना।
रैंडल से निमटते ही तुम्हें वादा पूरा करना होगा। मैंने हंसकर कहा, अब इतना खौफजदा भी मत करो कि मैं रैंडल को छोड़ने पर मजबूर हो जाऊं। कैथी ने आंखें निकाली। तहजीब इतनी बुरी तो नहीं है। मैं गड़बड़ा गया। मैंने कहना चाहा बात ये नहीं है, मगर बर्ड ने मेरी बात काट दी। बोला तो गोया वो शादी वाली बात सच थी और तुम दोनों ही इस बात को मजाक करार देते रहे। मैंने झुंझलाकर कहा, बेवकूफ आदमी। कैथी ने यकतरफा तौर पर यह बात कही थी। कैथी ने कहा, इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बहुत अरसा तुम लोगों को बर्दाश्त किया है। मैंने बेपरवाही से कहा, जब वक्त आएगा तब देखेंगे, और बात खत्म हो गई। मैं रात 2 बजे के बाद सोया था और सुबह 7 बजे के करीब मुझे उठा दिया गया। टेरिस महल के टेलीप्रिंटर पर प्रेस से पैगाम मौसूल हुआ था। मैं ये ताकीद करके सोया था कि अगर कोई पैगाम हो तो मुझे उठा दिया जाए। मेरे साथ तहजीब भी उठ गई थी। मैंने टेलिक्स पर सरसरी नजर डाली। वो एक मखसूस कोड में था और ये भी मेरी हिदायत के मुताबिक था। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आया और टेलिक्स के पैगाम को डिकोड करने बैठ गया। तहजीब मेरी कुर्सी के अकब में खड़ी मुझे काम करते देख रही थी। मुख्तसर सा पैगाम था जिसे मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर डिकोड कर लिया। उस पैगाम के मुताबिक रैंडल के पास न तो फ्रांस की शहरियत थी और न ही किसी पासपोर्ट ऑफिस से इस नाम के किसी शख्स को पासपोर्ट जारी किया गया था। मैंने तहजीब की तरफ मुड़कर कहा, तुमने देखा रैंडल जाली पासपोर्ट पर किस तरह दंदनाता फिर रहा है। तहजीब ने इस बात में सर हिलाया, बोली हाँ, लेकिन उसके पासपोर्ट के बारे में फ्रांस से तफ्तीश करने का ख्याल किसी और के जहन में कहाँ आ सकता था। मैंने कहा, उसकी ये सबसे बड़ी मजबूती थी तहजीब, और हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट भी यही थी। उसके सानो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं इस हद तक आगे भी जा सकता हूँ। तहजीब बोली, अब तो ये साबित हो गया कि रैंडल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अब तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा, नहीं तहजीब, एक्शन तो उसके खिलाफ जरूर लिया जाएगा, मगर अभी नहीं। हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। तहजीब ने कहा, लेकिन अली, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा मंसूबा क्या है? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, मंसूबा बहुत सादा है मेरी जान। ये रिपोर्ट जो मुझे भिजवाई गई है, यही रिपोर्ट गोएटे हिल में फ्रांसीसी सिफारत खाने को भी भिजवाई गई होगी। मैं इंस्पेक्टर बंस डिले के मेकअप में सिफारत खाने जाऊंगा और वहां के किसी जिम्मेदार फर्द से मुलाकात करके उनसे दरखास्त करूंगा कि फिलहाल इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सिफारत खाने से बात बाहर चली जाए। तहजीब ने पूछा, इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा, रैंडल बेखबर रहेगा और हम अपने मंसूबे पर काम करते रहेंगे। तहजीब ने कहा, मेरे ख्याल में तो अब किसी मंसूबे वगैरह की जरूरत नहीं रही। हम उस पर बराह रास्त हाथ डाल सकते हैं। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, किस जुर्म में? तहजीब मुझे घूरने लगी। बोली, क्या अब भी इस सवाल की कोई गुंजाइश बाकी बची है? मैंने बेपरवाही से कहा, नहीं बची होगी, लेकिन अगर उसे यूं आसानी से पकड़ लिया गया तो मजा नहीं आएगा। तहजीब ने तेज लहजे में कहा, तुम बताते क्यों नहीं कि आखिर तुम किस चक्कर में हो? मैंने कहा, चक्कर सिर्फ रैंडल का है। इसमें कोई लड़की तो मुलव्विस है नहीं जो तुम्हें तशवीश हो रही है। तहजीब ने रूठे हुए अंदाज में कहा, अगर हो भी तो मुझे क्या? मेरा तुम पर कोई ऐसा हक नहीं जिसके तहत तुम्हें रोक सकूं। मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, और वो जो कैथी ब्राउन कह रही थी उसके बारे में क्या ख्याल है? तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा, कैथी ब्राउन अहमक है, खामखा तुम पर दबाव डाल रही है। मैंने उसे मना भी किया था मगर वो नहीं मानती। मैंने हैरत से कहा, वो तो हम दोनों पर दबाव डाल रही है, सिर्फ मुझ पर ही तो दबाव नहीं डाल रही। तहजीब ने अपनी ही धुन में कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने पर मजबूर करने के खिलाफ हूँ। हर शख्स को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हक हासिल है। मैंने कहा, और उस शख्स के बारे में क्या कहोगी जिसने अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की मर्जी के मुताबिक ढाल लिया हो? तहजीब ने चौंक कर मुझे देखा। बोली, उसे अहमक कहेंगे इसलिए कि तुमने मुझे असल मौजू से भटका दिया है। बात हो रही थी उस मंसूबे की जो तुमने रैंडल के लिए बनाया है। मैंने दफतन संजीदा होते हुए कहा, सच बात बताऊं तहजीब, मंसूबे के खद्दो खाल मेरे जहन में वाजे नहीं है। इसका इन्हिसार रैंडल पर है। मालूम नहीं वो क्या कदम उठाता है, बस मैं पूरी तरह तैयार हूँ। रैंडल जो भी कदम उठाए मुझे उसका तोड़ करना है और मुनासिब वक्त पर उस पर ज़रब लगानी है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब तो पेशबंदियां हैं। तहजीब मुस्कुराई। बोली, मेरा ख्याल है अब तुम सच बोल रहे हो। मैंने मासूमियत से कहा, मैं झूठ कब बोलता हूँ? तहजीब हंसने लगी। बोली, तुम इतनी सादगी से झूठ बोलते हो कि बड़े बड़े धोखा खा जाएं। मैंने कहा, अब तक बंस डिले यहाँ पहुंच चुका होगा। मुझे उसके रूप में फौरी तौर पर काम शुरू करना चाहिए। रैंडल को कम से कम मौका मिलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर सबकत ले जाए। ठीक 9 बजे मैं फ्रांसीसी सिफारत खाने में दाखिल हो रहा था। इस्तकबालिया पर मौजूद हसीन फ्रांसीसी लड़की ने एक खुशगवार मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मैंने इंस्पेक्टर बंस डिले के नाम का विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए फ्रांसीसी में कहा, एक निहायत अहम मामले में मुझे सफीर मोहतरम से मिलना है। लड़की ने हैरान होकर पूछा, आप फ्रांसीसी हैं मोस्योर?
मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मकामी इंटेलिजेंस में किसी गैर मुल्की का तकर्रुर किस तरह हो सकता है। वो बोली, तो फिर आप इतनी उम्दा फ्रेंच कैसे बोल रहे हैं? क्या आपने फ्रांस में तवील अरसा गुजारा है? मैंने हंसकर कहा, नहीं, फ्रांस में गया जरूर हूं मगर वहां रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उसने हैरत से आंखें पटपटाई, बोली, कमाल है मॉन्सियोर, आप पर तो अहले ज़बान का गुमान होता है। मैंने कहा, हम लोगों का पेशा ही ऐसा है, ज़बानें कितनी ही सीख लें कम महसूस होती हैं। वो बोली, आप सफ़ीर मोहतरम से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? मैंने शाइस्ता लहजे में कहा, ये बात तो मैं उन्हीं को बता सकता हूँ। उसने मुतजस्सिस अंदाज में कहा, कोई टॉप सीक्रेट किस्म का मामला है? मैंने कहा, यही समझ लो। उसने मुझे सफ़ीर की सेक्रेटरी के कमरे में भेज दिया, जहां एक बार फिर मुझे इस किस्म के सवाल जवाब का सामना करना पड़ा। और आखिर 15 मिनट के बाद सफ़ीर साहब मुझसे मिलने पर आमादा हो गए, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था। सफ़ीर ने खासी सर्द महरी का मुजाहरा किया, लेकिन जब मैंने उससे रवां फ्रांसीसी में गुफ्तगू शुरू की तो उसकी सर्द महरी में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। सफ़ीर ने कहा, टेरिस महल से मुझे पैगाम मिला था कि कोई इंस्पेक्टर बंसटिले मुझसे मिलने आ रहा है। क्या तुम्हें फ्रांस के वीज़े की ज़रूरत है? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें। मैंने कहा, आपके सामने मेज़ पर एक टेलेक्स मैसेज रखा है, मैं इसी पैगाम के बारे में तफसीली गुफ्तगू करने आया हूँ। सफ़ीर ने चौंक कर मुझे देखा, बोला, ओ, ये बड़ा उलझा देने वाला मामला है, लेकिन तुम्हें इस टेलेक्स के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, ये इंक्वायरी हमने सरकारी तौर पर कराई है। सफ़ीर ने कदरे झुंझुला कर कहा, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? अगर किसी शख्स के पास फ्रांस का जाली पासपोर्ट है तो मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, यह शख्स जिसका नाम रेंडल है इन दिनों यहीं मौजूद है और हम उस पर इसलिए हाथ नहीं डाल सकते कि उसे सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सफ़ीर ने कहा, तुम बड़े शौक से उस पर हाथ डाल दो, अब वो सिफारती तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो चुका है। ताहम ये इतनी ऊंची सतह का मामला तो हरगिज़ नहीं है कि मुझ तक लाया जाता। मैंने कहा, बाज़ मसलहतों के तहत हम फौरी तौर पर हाथ नहीं डालना चाहते। हम ये भी चाहते हैं कि वो इस गलत फहमी में मुब्तला रहे कि उसे हुनूज सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सफ़ीर ने सर हिलाया, बोला, ठीक है, मैं अपने अमले को ताकीद कर देता हूँ कि इस मामले को टॉप सीक्रेट रखा जाए, लेकिन ये तो हुकूमत फ्रांस का मुजरिम है। मैंने कहा, ये एक आलमी मुजरिम है, मालूम नहीं इसके पास कितने मुल्कों के जाली पासपोर्ट होंगे। सफ़ीर ने कहा, हमें इससे क्या गरज हो सकती है, ये बात तो हमने साबित की है। मैंने कहा, लेकिन इसकी निशानदही हमने की है, अगर हम निशानदही न करते तो ये शख्स यूं ही दंदनाता फिरता। वो बोला, ये मुल्कों के मामलात हैं इंस्पेक्टर, तुम्हारी समझ में आसानी से नहीं आएंगे, मैं इस मामले को सिफारती सतह पर उठाऊंगा। मैंने कहा, मैंने अर्ज किया था कि वो एक आलमी मुजरिम है, गालिबन आपने मेरी इस अर्जदाश्त पर तवज्जो नहीं दी। सफ़ीर ने बेजारी का मुजाहरा किया, बोला, मैंने सुन लिया था, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। मैंने बड़े सुकून से कहा, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ जनाब, ये मामला जो भी है इसका फैसला इसी मेज़ पर होगा। सफ़ीर ने मुझे घूर कर देखा, बोला, तुम शायद सिफारती आदाब से वाकिफ नहीं हो और फिर मेरे पास वक्त भी नहीं है। मैंने कहा, जब मामला रेंडल जैसे मुजरिम का हो तो आदाब बालाए ताक रखने पड़ते हैं और ज़बान मकान की क़ुयूद से आज़ाद होकर बात करनी पड़ती है। वो बोला, मैं तुम्हें मज़ीद 5 मिनट दे सकता हूँ, और वो भी महज इसलिए कि तुम एक दावा कर रहे हो। मैंने कहा, एक आलमी सहूनी तंजीम है जिसका नाम एगलर है, मुमकिन है आपने उस तंजीम का नाम सुना हो, मुमकिन है ना सुना हो, ताहम उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि ये शख्स इस तंजीम का सरबराह है। सफ़ीर बोला, तुम्हें ये मालूमात कहाँ से हासिल हुई और क्या ज़रूरी है कि ये मालूमात हक़ाइक़ पर मबनी हो? मैंने कहा, इन मालूमात के हुसूल के अक़ब में कई बरसों और सैकड़ों अफराद की मेहनत शामिल है सफ़ीर साहब, और इनके गलत होने का 1% भी एहतमाल नहीं। सफ़ीर बोला, तुम इतने यकीन से ये बात कह सकते हो, मगर मैं नहीं कह सकता, और ना ही बगैर किसी ठोस सबूत के तुम्हारी बातों पर यकीन किया जा सकता है। मैंने कहा, वक्त आने पर यह बात साबित कर दी जाएगी जनाब। वो बोला, तुम्हें आखिर कौन से वक्त का इंतजार है? मैंने कहा, जितने बड़े पैमाने पर यह तंजीम सरगर्म अमल है उसके पेश नज़र ही तवक्को है कि इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद गोइटे हिल की हुकूमत को बैनुल अक़वामी दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हमने फौरी तौर पर उस पर हाथ डाल दिया तो उसके खिलाफ जो गवाह पेश किए जाएंगे उन्हें जाली करार दिया जा सकता है। यह भी मुमकिन है कि उन्हें जान से हाथ धोने पड़ जाएं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि उस पर इस अंदाज में हाथ डाला जाए कि उसके मुजरिम होने में कोई शक व शुबा बाकी न रहे। सफ़ीर ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मुजरिमों की सरकूबी में तावन करना हर पुरअमन शहरी का फ़र्ज है। रेंडल नामी उस शख्स के पास फ्रांस का जाली पासपोर्ट है, इस एतबार से ये शख्स हुकूमत फ्रांस का मुजरिम करार पाता है। इस एतबार से हमारी हुकूमत ये मुतालबा कर सकती है कि उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो फिर ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात के तहत उस पर पहला हक तुम्हारी हुकूमत का बनता है। बस शर्त यह है कि तुम अपने इल्ज़ामात साबित कर सको। मैंने कहा, यह बात आपके इल्म में आ जाई है, लेकिन हमें बहुत पहले से इल्म है कि उसने पेरिस को अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। सफ़ीर के चेहरे पर हैरत के तासुरात नजर आए। बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें चाहिए था कि पहले ही हमें मुत्तला कर देते।
मैंने कहा वो आसानी से हाथ आने वाला शख्स नहीं है, और न ही पहले हमें ये मालूम था कि उसके पास जाली शनाख्ती कागजात हैं। हम तो समझ रहे थे कि उसके पास फ्रांस की शहरियत होगी। सफीर बोला, ठीक है मिस्टर बंसडेले, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे दावों की रोशनी में तुम्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो बच निकला तो क्या होगा? मैंने बड़े एतमाद से कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, उसके गिर्द हमारा घेरा तंग से तंग तर होता चला जा रहा है, वो बचकर नहीं निकल सकेगा। मैं सफीर के कमरे से निकला तो उसकी सेक्रेटरी ने खासे मुतजस्सिस अंदाज में मुझसे पूछा, आप पूरे 20 मिनट अंदर रहे हैं जबकि आपको सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, हाँ तुम्हारा सफीर मुझे कुछ जचा नहीं, अगर उसकी जगह कमरे में तुम होती तो कम से कम 1 घंटा जरूर कमरे के अंदर गुजारता। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने शोखी से कहा, मैं समझ गई, जरूर कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो मुझे एक और जगह पहुंचना है, किसी वक्त फुर्सत से तुम्हें डिनर पर मदऊ करूंगा। वो बोली, शुक्रिया मॉन्सियोर। उसने मुझे एक दिलकश मुस्कुराहट से नवाजा। बोली, मैं आपकी दावत जरूर कबूल करूंगी।